ये जो मांगलिक वाला है, क्योंकि जो मैंने गांव में सुना है वो शादियों के टाइम पे निकल के आता है कि अरे वो लड़की मांगलिक है तो अब उसको लड़का मांगलिक खोजना पड़ेगा, और वो खोजने में थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। करेक्ट। तो क्या ये जरूरी है कि मांगलिक लड़की हो तो लड़का भी मांगलिक हो? करेक्ट, मैं अभी इसके लिए बता देता हूँ। इसके लिए कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी ओपनली बात करनी पड़ेंगी, अगर आप परमिट करते हो तो। नहीं, आप बोलिए। ठीक है, तो बात ऐसा है कि सबसे पहली बात तो मांगलिक होना ना होना, इसमें मिथ बहुत ज़्यादा है। दुनिया में 50% लोग मांगलिक है, 50% लोग मांगलिक नहीं है। अच्छा। जैसे स्त्री पुरुष का भेद है, कुछ जन्म होने वाला बच्चा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, वैसे जन्म होने वाला बच्चा या तो मांगलिक होगा या तो मांगलिक नहीं होगा। नहीं हो, पर अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं ज्योतिष में भरोसा नहीं रखता, उसके अपने रीजन से मैं ये बोलता हूँ कि अगर ग्रह तारों से या आप मेरा हाथ देख करके या कुंडली देख करके मेरा भविष्य बता देंगे, हाँ, तो आज की डेट में जो मैं कर रहा हूँ, हाँ, मैं शायद वो ना करूँ। करेक्ट। या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जब दूसरे ग्रह तारों पे ही डिपेंड है, तो मैं अपने कर्म में शायद उतना भरोसा ना करूँ जितना कि ग्रह तारों में करूँ। करेक्ट। तो उसको आप कैसे बताना चाहेंगे? बराबर। इसमें एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या है कि लोग ज्योतिष, वास्तु और इन सब ऑकल्ट साइंस को सिर्फ ये समझते हैं कि हमने ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ भविष्य देखने के लिए करना है। इसका इस्तेमाल भविष्य देखने के लिए नहीं करना है, तो भविष्य को संवारने के लिए करना है। आप ज्योतिष के पास कभी इस रूप से मत देखिए कि वो कोई जादूगर है या कोई ब्रह्मदेव है। कि ये लोग दो जगह और मिलते हैं, एक तो गांव में मिलते हैं जहाँ पे जानकारी कम है या लोग बैठे हैं और वहाँ पे पहुंचे। दूसरा ये लोग अगर देखोगे तो कचहरी, जो कोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी लोग परेशान होके जा रहे हैं कि 10 साल से केस चले जा रहा है, वकील को पैसे दिए जा रहे हैं, जज तारीख पे तारीख दिए जा रहा है। या तो सेम हॉस्पिटल में है कि कोई कैंसर से ग्रसित है या कोई टीबी से ग्रसित है, उसके परिवार वाला भर्ती है, 1-2 साल हो गए, वो परेशान है, वो यहाँ पे भी पहुंच जाएंगे। एक तो आदमी वो वैसे ही परेशान है, ऊपर से आप और डरा रहे हो, और डरा के बोलेंगे आप ये अंगूठी ले लो, ये अंगूठी में ये मड़ी है और इसका पैसा इतना दे दो, आपका भला हो जाएगा। तो क्या ऐसा ये सही है कि वो ऑटोमेटिक, मतलब एक बना हुआ ट्रीटमेंट है जो कि अंगूठी दिया आप पहनो और आप राजा हो जाओ? पूरी दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक मतलब पैसे कमाने के हिसाब से बोला मैं, एक टाइप के लोग होते हैं जो लोगों को उनके प्रॉब्लम के टाइम पे हेल्प करके पैसे कमाना चाहते हैं, और दूसरे लोग हैं जो लोगों के प्रॉब्लम के टाइम पे उनके सिचुएशन को यूज करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये अभी आपने जो भी बताया ना सिचुएशंस, ये सब जगह पे मिलने वाले लोग लोगों के प्रॉब्लम के सिचुएशन को यूज करके पैसे कमाने वाले। शादी के वक्त खास करके मंगल दोष देखा जाए, ऐसा क्यों बोला गया है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल मांगलिक है और वो बहुत एनर्जेटिक है, वो हर काम में एनर्जेटिक है, वो 8 घंटे जॉब करेगी, 2 घंटे ट्रैवलिंग करेगी, उसके बाद भी वो घर पे आने के बाद पूजा पाठ भी करने में इंटरेस्टेड रहेगी, कहीं कुछ प्रोग्राम है वहाँ पर भी वो जाना पसंद करेगी, वो अपने रिलेटिव्स को भी मिलेगी, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देगी, उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही। बट उसका जो लाइफ पार्टनर है वो नॉन मांगलिक है और बहुत ही सीधा साधा है। वो जॉब से जाने के आने के बाद वो घर पे जाके एकदम शांति से बैठ जाएगा, वो मुझे नहीं अभी ये सब होने वाला, मैं नहीं आने वाला मॉल, मुझे शांति से आराम करने दो। ये बातें अगर बार बार होने लगेंगी तो कहीं ना कहीं उनके बीच में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये एग्जांपल रिवर्स में लो कि हस्बैंड बहुत एनर्जेटिक है, वो जॉब से आने के बाद भी जिम जा रहा है, वो कुछ स्पोर्ट्स खेल रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, वो उसको पार्टी करनी है, लेकिन उसकी वाइफ बोले नहीं मैं तो थक गई, मैं अब घर पे बैठूंगी, मेरा बस। तो उनका मैरिड लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब है। इसलिए बोल रहे कि मांगलिक से मांगलिक की शादी कराओ या तो नॉन मांगलिक की शादी कराओ। ज्योतिष का काम भविष्य देखना नहीं, भविष्य संवारना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरवीर सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हम मिल रहे हैं मिस्टर सुमित नावले से, जो कि एक ज्योतिषी और वास्तुविद है। उनके पास एक लगभग 20 साल का लंबा अनुभव है। हमने इस पॉडकास्ट में ज्योतिष से जुड़े बहुत सारे सही और गलत धारणाओं पे बातचीत की है। क्या ज्योतिष पे भरोसा किया जा सकता है? क्या ज्योतिष सच में किसी का भविष्य देख सकते हैं? क्या वो किसी का भविष्य सच में बना सकते हैं? इन सब सारी चीजों पे हमने बात की है। ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे से कितना रिलेटेड है? क्या दोनों साथ साथ चलते हैं या दोनों अलग चलते हैं? क्या घर में कुछ वास्तु से रिलेटेड बदलाव करके घर में और जीवन में कुछ खुशहाली आ सकती है? क्या ज्योतिष किसी को बता सकते हैं कि उसको बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए? वो कौन से प्रोफेशन में अच्छा करेगा, किस में अच्छा नहीं कर सकता है? हमने इस पे भी बात की है। हमने सूर्य ग्रहण के टाइम पे होने वाले बहुत सारे मान्यताओं के बारे में बात की है कि क्या सही है, क्या गलत है और उसके क्या तर्क हैं।
उसके अलावा क्या मांगलिक होना किसी के जीवन में उसके लिए एक दोष है या वो गुण है, और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, हमने इस मुद्दे पर भी बात की है। इसके अलावा क्या जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े ऐप्स हैं उनसे भरोसा करके ज्योतिष का ज्ञान लिया जा सकता है, ज्योतिष से रिलेटेड जो उपाय हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और क्या एआई के आ जाने के बाद ज्योतिष और ज्योतिषियों का बिजनेस थोड़ा सा कम होने वाला है, क्या एआई पे भरोसा करना चाहिए, क्या एआई के द्वारा बताए गए ज्योतिषी विचारों को मानना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हमने डिटेल में बातचीत की है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और आपको अगर एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़े कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो से रिलेटेड या वीडियो के बाहर भी कोई ऐसी बात है जिसको के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि सुमित जी से उसका आंसर लें और आपको हम बता पाए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें सहयोग मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर सुमित नावले से। हेलो सुमित जी, कैसे हैं? हेलो, बस मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। सो जैसा अपना कन्वर्सेशन हो रहा था पहले कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो कुछ तो मानते हैं ज्योतिष को और कुछ लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं। बराबर। सो अगर एक बार ज्योतिष क्या है उसका बैकग्राउंड आप सेट कर दें और उसके बाद हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। ज्योतिष तो बेसिकली क्या है कि एक साइंस ही है, बट वो साइंस रिलेटेड टू गाइडेंस है, जो कि ग्रह तारों की भाषाओं को पढ़ के या उनके हिंट्स को लेके आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता है। तो अगर आपको ज्योतिष अगर एक दो वर्ड्स में ही समझना है तो बस समझ लीजिए कि गाइडेंस। जब भी लाइफ में आपको किसी चीज़ में कुछ क्लैरिटी नहीं है और आपको बाहर से कुछ डिसीजन लेने के लिए हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको ज्योतिष गाइडेंस के रूप में बहुत अच्छा एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, काफी सिंपल तरीके से आपने एक तरीके से बता दिया। हाँ। बट अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं ज्योतिष में भरोसा नहीं रखता, उसके अपने रीजंस हैं। मैं ये बोलता हूँ कि अगर ग्रह तारों से आप मेरा हाथ देख करके या कुंडली देख करके मेरा भविष्य बता देंगे, हाँ, तो आज की डेट में जो मैं कर रहा हूँ, हाँ, मैं शायद वो ना करूँ। करेक्ट। या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जब दूसरे ग्रह तारों पे ही डिपेंड है तो मैं अपने कर्म में शायद उतना भरोसा ना करूं जितना कि ग्रह तारों में करूं। करेक्ट। तो उसको आप कैसे बताना चाहेंगे? बराबर। इसमें एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या है कि लोग ज्योतिष, वास्तु और इन सब ऑकल्ट साइंस को सिर्फ ये समझते हैं कि हमने ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ भविष्य देखने के लिए करना है। इसका इस्तेमाल भविष्य देखने के लिए नहीं करना है, तो भविष्य को संवारने के लिए करना है। Okay. आप ज्योतिष के पास कभी इस रूप से मत देखिए कि वो कोई जादूगर है या कोई ब्रह्मदेव है। वो आपको डिसीजंस लेने के लिए आपको हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आप केमिकल इंजीनियर हो और आप चाहते हो कि आप अपने फील्ड में बिजनेस करें या जॉब करें, अब इस डिसीजन में आप अटके हुए कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए, तो उसमें आपको गाइडेंस देगा कि आपके आने वाले कुछ सालों में बिजनेस के ग्रह ज़्यादा अच्छे हैं कि जॉब करने के लिए आपकी एनर्जी ज़्यादा बेटर है। तो उस हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगा कि आने वाले 3-4 साल तक आपको जॉब करनी चाहिए। उसके बाद आपके पास काफ़ी एक 10-15 साल का मान लीजिए कि गुरु महादशा स्टार्ट हो रही है, तो तब जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा स्मूथली आप बिजनेस कर पाओगे। तो इस गाइडेंस के लिए आपको ज्योतिष के पास जाना चाहिए, ना कि भविष्य देखने के लिए। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ मैंने आपको बोल दिया कि आप फ्यूचर में बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, आपने ये सुन के आप घर पे जाके सो गए तो बिजनेसमैन नहीं बनने वाले। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ज्योतिष का ये सबसे बड़ा मिथ है कि ज्योतिष में जाके आप सिर्फ आपका भविष्य देख लो और घर पे जाके सो जाओ। ये तो नहीं होने वाला। कर्म तो हमको भी करना ही पड़ रहा है। ओके, आपके कर्म पे आते हैं पहले कि आप ज्योतिष से जुड़े कैसे? क्या जुड़ने से पहले आप भी ऐसे ही थे कि नहीं, भरोसा नहीं करते थे, या पहले से ही झुकाव था? कैसे जुड़े आप ज्योतिष से और कितना टाइम हो गया आपको? ऐसे होती है कि अभी हर एक पर्सन का एक बैकग्राउंड होता है या कुछ उसके लाइकिंग्स होते हैं, उसके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उसके एनर्जीज होती है। तो उस हिसाब से कुछ मेरे अपने नसीब के कुछ 2-3 ऑप्शंस थे जिसके अंदर मैं हमेशा किसी गूढ़ कार्य को करने के तरफ मेरा झुकाव था। मान लीजिए जैसे कि मेरा एक सबसे पहला झुकाव था कि मैं एक CID जैसे फील्ड में जाऊं। अच्छा। दूसरे मेरे कुंडली में और मेरे हाथ में एक ऐसा भी योग था कि अगर मैं इस तरफ नहीं जाता तो मैं शायद
किसी 2 नंबर के बिजनेस में चला जाता, वो भी एक गूढ़ ही काम है। लेकिन तीसरा है ज्योतिष, ये भी गूढ़ विद्या ही है। तो भगवान की कृपा रही कि मैं ज्योतिष में आ गया। हाँ, अगर सीआईडी में जाता तो भी अच्छा ही था, वैसे भी कोई फील्ड में, लेकिन एक गूढ़ विद्या, कोई एक गूढ़ काम जो आम लोगों को करना मुश्किल लगता है या आम लोग उसके गहराई में पहुंच नहीं पाते हैं, उसके तरफ मुझे थोड़ा सा झुकाव था। तो उस झुकाव के रहते मैं ज्योतिष वाले फील्ड में आ गया। वैसे तो मैं अभी भी लेक्चरर भी हूँ। मैं अकाउंट सब्जेक्ट एमबीए तक पढ़ाता हूँ। जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वो भी मेरा एक पैशन है, लोगों को सिखाना, पढ़ाना, लोगों को गाइड करना। ज्योतिष विद्या भी उसी का एक पार्ट है। बट वो है कि मेरा वो लेक्चररशिप जो है मेरा 10-20% ही चलता है, बाकी मैक्सिमम टाइम मैं इसी फील्ड में हूँ भी। तो कौन से ईयर में जुड़े, उसके पीछे कहीं कुछ एक ऐसा स्टेप आया जहाँ पे आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए ज्योतिष में? जब 2006 के आसपास, जब मैं 2006 से पहले एक्चुअली मैं 9th-10th स्टैंडर्ड में था, और स्कूल के टाइम पे ही मुझे कुछ ऐसे बुक्स पढ़ने को मिले, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी कहीं से सुनने मिली, कहीं न्यूज़ में, कहीं प्रोग्राम्स में, और उसके चलते उसका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो इतना डेवलप हुआ कि मुझे तो पहले ये भी पता नहीं था कि इसको मैं एज अ प्रोफेशन भी कर सकता हूँ, इससे पैसे मिलते, ये मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। ये तो बस मैं अपने लाइकिंग के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा था, और बाद में आगे धीरे धीरे करते करते मैं टोटली इसमें एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट करके आ गया। सो जो कुंडली बनती है, क्योंकि आदमी के जन्म से या जन्म के पहले से उसके ग्रह नक्षत्र और ये सारी चीजों की जानकारी लेना लोग शुरू कर देते हैं। तो जो कुंडली बनती है, वो कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र बताए जाते हैं, उनसे किसी भी इंसान का जो प्रोफेशन है या आगे का जो फ्यूचर है, वो कैसे डिसाइड होता है, वो कैसे रन करता है? करेक्ट है, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं सब अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कुंडली मतलब क्या। ठीक है, आप होरोस्कोप जब आप देखते हो, वो होरोस्कोप मतलब क्या। मान लीजिए कि ये जो टेबल है, ये आपका पूरा अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ में किसी दिन, किसी वक्त, ठीक है, इस जगह पे अगर कोई एक बच्चा पैदा होता है, तो उस जगह से उस वक्त आकाश में जो ग्रहों की जो स्थिति है, वो उसका जो नोटेशन है या उसका जो चित्र है, वो आपकी कुंडली है। ठीक है, समझ गए आप? जैसे कि यहाँ से देख के हमने ऊपर देख लिया कि हाँ अच्छा, ये इस डिग्री पे ये ग्रह था, उस डिग्री पे वो ग्रह था, इस राशि में इस ग्रह का ये मूवमेंट चल रहा था, उस चीज़ों को हमने नोट कर दिया, वो बन गया आपकी कुंडली। अब इससे क्या होगा कि जब आपका जन्म हुआ और आप सबसे पहले जन्म लेते ही जिन ग्रहों का, जिन एंगल्स के थ्रू आपके ऊपर एनर्जी का असर पड़ा, वो असर डिसाइड कर रहे हैं कि आप आगे जाके क्या करोगे। जैसे कि उस टाइम पे अगर आपके ऊपर गुरु इस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर पड़ा, तो आप गुरु ग्रह के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, जैसे कि कंसल्टेंसी, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को एडवाइस करना। अगर उस टाइम समझ लीजिए कि बुध ये ग्रह की ज़्यादा एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डाल के एंगल वैसा बना के बैठा हुआ है, तो आपको व्यापार करने में, आपको कम्युनिकेशन करने में, आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस वाले फील्ड्स में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। इन शॉर्ट क्या कि जिस ग्रह की एनर्जी आपको उस वक्त डिराइव कर रही थी, उसमें आपके इंटरेस्ट और लाइकिंग्स अपने आप आ जाएंगे। और ये भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के पुण्य और पाप या कर्म के अनुसार ही डिसाइडेड होता है, बट उसका अंदाजा लगाना हम उस ग्रहों की स्थिति से लेते हैं, जिसको हम कुंडली रीडिंग बोल रहे हैं। ओके, अब इस पे 2 क्वेश्चन है मेरे पास। एक तो ये है कि जो एक तो प्रोफेशन जो आपने बोला कि जब जिस पर्टिकुलर टाइम पे जिस प्लेस पे हुआ और वहां से जब ग्रह का एक देखते हैं प्लेसिंग किस तरीके से, और वो कुंडली बन जाती है, और उसके हिसाब से फ्यूचर थोड़ा सा डिसाइड होता है कि वो बिजनेस के साइड जाएगा, वो कंसल्टेंसी में जाएगा, वो किसी दूसरे प्रोफेशन में जाएगा। बट नॉर्मली जो गांव में होता है, मैं गांव के साइड इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद ही है गांव के लोगों को थोड़ा ज्यादा जागरूक करना, वहां पे अंधविश्वास ज्यादा है, बराबर है। इसके लिए वो निगेटिविटी को मुझे सॉल्व करना है। तो जो होता है, लोग बोलेंगे कि अच्छा सुबह में पैदा हुआ है तो ये ज्यादा दिमाग का होगा, शाम को हुआ है, गोधूली बेला में हुआ है तो इसका दिमाग थोड़ा कम काम करेगा। अच्छा, ये शनिवार को हुआ है तो इसका ये ग्रह तेज रहेगा, ये मंगलवार को हुआ है तो इसका ये तेज रहेगा, या इसका ये ग्रह तेज रहेगा। तो ये दोनों कैसे, क्या रिलेटेड है? पहला। दूसरा, जो आपने बोला कि प्रोफेशन जो है वो ग्रहों से डिसाइड होता है, बट इसका एक कंट्राडिक्टरी या कह सकते हैं थोड़ा सा कि डॉक्टर का बेटा जितने भी होते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, वकील का वकील बनता है, या आईएएस वाले घर में आईएएस ज्यादा बनते हैं। तो वहां पे ग्रहों का रिलेशन भी काम करता है, हाँ, ये या वो प्रोफेशन का ज्यादा काम करता है? इसको अभी थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा ऐसे कि अब ये जो आपने पहले तो अंधविश्वास की बात की गांव के तरफ जो भी है, तो सबसे पहली बात ये है कि कोई भी ग्रह और कोई भी एनर्जी खराब या अच्छी नहीं होती, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि
अगर किसी के कुंडली में मान लीजिए कि कूड़े कबाड़ से रिलेटेड काम करने की एनर्जी ज़्यादा है, अगर वो पर्सन डिसाइड करे और उस एनर्जी को वो सही रास्ता दिखाई दे तो रिसाइकलिंग के बिजनेस में वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि गांव के लोग इस चीज को बोलेंगे अरे ये तो शायद भंगार बेचने का काम करेगा। अभी आपके देखने के नजरिए के ऊपर डिपेंड है कि आपको एनर्जीज क्या मिली और उससे आप क्या बनाओगे। ठीक है, ये दोनों चीजें उसके अंदर आ गई। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, ऐसा है जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बना। एक बात तो यह है कि जब भी मैंने किसी की कुंडलियाँ देखी है, जैसे कि मैंने माँ बाप की कुंडली देखी और उनके बच्चों की कुंडली देखी, मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ है, का एक बेटा है, तो जब मैं वो हस्बैंड वाइफ की कुंडली देख रहा हूँ, जब वो बेटे की कुंडली देख रहा हूँ, तो उस बेटे की कुंडली वो दोनों हस्बैंड वाइफ के 50-50% कुंडली का कॉम्बिनेशन ही होता है। जैसे कि साइंस में आपके माता पिता के जीन्स और जो चीज़ें आपके शरीर के अंदर आती है, तो ग्रह भी तो वही इफेक्ट दिखा रहे हैं ना, बस ग्रहों की भाषा अलग है। अगर आप ब्लड टेस्ट करके देखोगे इनके माता पिता का इनके शरीर के ऊपर क्या असर है, जैसे कि इनके पिताजी को कोई अगर शुगर की बीमारी है तो बच्चे को भी शुगर की बीमारी होने के जो वो जेनेटिक जो चांसेस होते हैं, तो सेम चीज़ कुंडली में भी आती है। तो अगर जैसे कि पिताजी का दिमाग या उनके माताजी का दिमाग डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में उनका अच्छा चल रहा है, तो वो गुण वो बच्चे में आ ही जाते हैं, उसको कुंडली में भी दिख रहे हैं। अब ये आगे की बात है कि मान लो कि उसके बेटे की कुंडली में वो गुण तो आ गए, लेकिन उनकी कुंडली में बिजनेस के ग्रह उनसे भी ज़्यादा है, तो वो बेटा उनका सिर्फ डॉक्टर बन के रुकेगा नहीं, वो शायद हॉस्पिटल्स का चेन खड़ा कर देगा, या फिर वो शायद मेडिसिन का कोई बिजनेस या डिस्ट्रीब्यूटरशिप या उसमें कुछ अलग काम कर लेगा। तो ये अलग बात है, ये कुंडली से पता चलेगी। लेकिन ये तो साइंटिफिक ही है कि माँ बाप के गुण बच्चे के अंदर आते हैं, तो वैसे कुंडली भी माँ बाप के दोनों की कुंडली से मैच होती है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि माँ बाप दोनों मांगलिक है, तो बच्चा भी मोस्टली मांगलिक होता है। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। ये तो साइंटिफिक ही है कि जो गुण माँ बाप के अंदर है वो बेटे के अंदर आ ही जाते हैं और वो कुंडली में भी दिखते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला तो मैं ठीक है, मुझे आंसर मिल गया कि जैसे प्रोफेशन या जो जेनेटिक्स काम करता है वैसे ही प्रोफेशन में भी या वो ग्रह भी है कि वो उसी तरीके से डिराइव होते हैं कि जो माता पिता के ग्रह नक्षत्र हैं वहां से बहुत सारी चीजें जो है बच्चे में भी आ जाती हैं। जो पहला वाला था मेरा क्वेश्चन कि जो समय देख के लोग एक ऐसे ही बता देते कि वो सुबह में पैदा हुआ है तो वो दिमाग का तेज होगा और शाम को हुआ है तो थोड़ा नहीं होगा या ऐसा होगा, क्या वो पॉसिबल है क्या? नहीं, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। ये तो पक्का ही अंधविश्वास है। कोई सुबह पैदा हुआ तो ज्यादा दिमाग वाला होगा और रात को पैदा हुआ तो कम दिमाग वाला होगा। अच्छा, वैसे तो कुछ नहीं। वैसे भी देखा जाए तो फिर ब्रह्म मुहूर्त तो सूर्य उदय के पहले ही होता है। तो क्या ब्रह्म मुहूर्त को तो हम लोग सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। तो किसी का अगर जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है तो उसको दिमाग नहीं हुआ, ऐसे तो बोल नहीं सकते। अच्छा। तो ये तो बात ही नहीं है, टाइमिंग का नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा लोगों में मिथ है कि सुबह सूर्योदय के वक्त जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा काफी होशियार होगा, लेकिन अगर उसी टाइम पे सूर्य ग्रहण हुआ तो हो सकता है कि वो बच्चा होशियार भी हो लेकिन उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। या सूर्य ग्रहण के टाइम पे पैदा हुए बच्चों को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमेशा वो इन्फेक्शन की बीमारी जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो ये सब भी चीज़ें ऐसे एक्चुअली एस्पेक्ट्स बहुत सारे उसमें, हम लोग किसी एक चीज़ को देख के जनरलाइज करना ये बहुत गलत बात है। ओके। हाँ, ये मांगलिक दो चीजें अभी निकल के आई क्योंकि ये मेरे प्लान में नहीं था कन्वर्सेशन, कभी आपसे बात हुआ तो ये आ गई। नहीं, अच्छा हुआ, लेकिन ये एक बहुत इससे रिलेटेड मुझे कुछ अच्छी बातें बतानी है। आप पहले आपके क्वेश्चन बताइए। तो ये जो मांगलिक वाला है, क्योंकि जो मैंने गांव में सुना है वो शादियों के टाइम पे निकल के आता कि अरे वो लड़की मांगलिक है तो अब उसको लड़का मांगलिक खोजना पड़ेगा, और वो खोजने में थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। करेक्ट। तो क्या ये जरूरी है कि मांगलिक लड़की हो तो लड़का भी मांगलिक हो? करेक्ट, मैं अभी इसके लिए बता देता हूँ। अब इसके लिए कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी ओपनली बात करनी पड़ेंगी, अगर आप परमिट करते हो तो मैं नहीं, आप बोलिए। ठीक है, तो बात ऐसा है कि सबसे पहली बात तो मांगलिक होना ना होना इसमें मिथ बहुत ज़्यादा है। दुनिया में 50% लोग मांगलिक है, 50% लोग मांगलिक नहीं है। अच्छा। जैसे स्त्री पुरुष का भेद है, कुछ जन्म होने वाला बच्चा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, वैसे जन्म होने वाला बच्चा या तो मांगलिक होगा या तो मांगलिक नहीं होगा। तो ये बहुत गलत बात है कि कोई मांगलिक है तो उसको टारगेट करके उसको बताओ कि नहीं तुम्हारा दोष है, तुमको ये करना है वो करना है। 50% लोग मांगलिक है, 50% लोग मांगलिक नहीं है। एक तो एक सीधी सीधी ये बात है, तो उसमें कोई ऐसे डरने वाली अलग कोई बात नहीं। कोई मांगलिक है मतलब कुछ अलग नहीं है, ये नॉर्मली बात है। फर्क सिर्फ एनर्जी में। मंगल एक एनर्जी का प्लेनेट है। जो लोग मांगलिक होते हैं उनके अंदर थोड़ी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है। शादी के वक्त खास करके मंगल दोष देखा जाए, ऐसा क्यों बोला गया है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल मांगलिक है और वो बहुत एनर्जेटिक है,
वो हर काम में एनर्जेटिक है, वो 8 घंटे जॉब करेगी, 2 घंटे ट्रैवलिंग करेगी, उसके बाद भी वो घर पे आने के बाद पूजा पाठ भी करने में इंटरेस्टेड रहेगी। कहीं कुछ प्रोग्राम है वहाँ पर भी वो जाना पसंद करेगी, वो अपने रिलेटिव्स को भी मिलेगी, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देगी, उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही। बट उसका जो लाइफ पार्टनर है वो नॉन मांगलिक है और बहुत ही सीधा साधा है। वो जॉब से आने के बाद वो घर पे जाके एकदम शांति से बैठ जाएगा, वो मुझे नहीं अभी ये सब होने वाला, मैं नहीं आने वाला मॉल, मुझे शांति से आराम करने दो। ये बातें अगर बार बार होने लगेंगी तो कहीं ना कहीं उनके बीच में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये एग्जांपल रिवर्स में लो कि हस्बैंड बहुत एनर्जेटिक है, वो जॉब से आने के बाद भी जिम जा रहा है, वो कुछ स्पोर्ट्स खेल रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, वो उसको पार्टी करनी है, लेकिन उसकी वाइफ बोले नहीं मैं तो थक गई, मैं अब घर पे बैठूंगी, मेरा बस तो उनका मैरिड लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब है। इसलिए बोल रहे कि मांगलिक से मांगलिक की शादी कराओ या तो नॉन मांगलिक की शादी कराओ। अब उसमें भी ऐसा है कि मान लीजिए कि मेरा राहु बहुत स्ट्रांग है और सामने वाले का मंगल स्ट्रांग है, वो मांगलिक है, तो भी चल जाएगा क्योंकि मंगल से राहु और भी स्ट्रांग होता है। अच्छा। अब मैं नॉन मांगलिक हूँ बट मेरा राहु स्ट्रांग है या मेरा रवि स्ट्रांग है, रवि भी अग्नि का ग्रह है, मंगल भी अग्नि का ग्रह है, तो इन सब सिचुएशंस को देख के डिसाइड करना पड़ता है कि ये मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी होगी कि नहीं होगी। ओके। तो आधी चीजें डिसाइड करके लोग इसमें ये बोल देते कि अरे इनके पंडित जी ने इनको मांगलिक दोष से डरा दिया, ये बहुत सारे तो पंडित लोग ये करती है कि मंगल दोष आ गया कुंडली में तो डरा दो उनको, ये शादी से मतलब पेड़ से ही शादी कराओ, ये करो वो करो। ये करने की जरूरत है भी कि नहीं वो देखना चाहिए। बहुत सारे उपाय और बहुत सारे शांति, जैसे कि अगर कोई मांगलिक है और वो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका मंगल कहाँ शांत कर रहे हो, उसके मंगल को रहने दो एक्टिव, उसकी जरूरत है। हाँ, तो ये देखना बहुत जरूरी है। ये जो आपने बोला मैं अवॉइड करने वाला था कि जो पेड़ से शादी कराओ और फिर शादी कराओ उससे मंगल शांत होगा, क्या ये जरूरी है? मतलब ये है प्रूवन है, आप लोग सजेस्ट करते हो? ये प्रूवन है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये करने वाले विधि करने वाले लोगों को उसके बारे में पता है कि नहीं। ओके। अब ये बहुत बड़ा अलग ही एक विवाद का विषय हो सकता है कि जो पंडित जी से आप ये सब विधियां करा रहे हो कि उन पंडित जी को इसका कितना नॉलेज है। अगर उनको इसका नॉलेज है तो वो चीज़ें सॉल्व कर देंगे, और उनका इसका नॉलेज नहीं है तो सिर्फ आप आपके मन के तसल्ली के लिए ये सब करके आ जाओगे, बाद में जो प्रॉब्लम होना है वो हो ही जाता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि हमने शादी से पहले ये करा लिया था, वो करा लिया था, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी है। इसका मतलब कई बार सॉल्व हो जाता है, कई बार सॉल्व नहीं होता। तो अब वो कब सॉल्व हो रहा है कब सॉल्व नहीं हो रहा है ये तो उसके ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने किस तरीके से किया था, उसको कराने वाले पर्सन के पास क्या वो उस चीज़ का नॉलेज था कि नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कुछ डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट बच गया, सक्सेसफुल हुआ, और किसी डॉक्टर के ऑपरेशन करने के बाद वो पेशेंट का ठीक नहीं हो पाया, तो अब इस टाइम पे हमको डॉक्टर को ब्लेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा विवाद का विषय है। तो ये सेम चीज़ ज्योतिष और ये सब चीज़ों में भी अप्लाई होती है। अच्छा, तो ये जो पेड़ से शादी कराते हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर पेड़ है, मतलब ऐसे है कि बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है या किसी भी पेड़ से कराते हैं? वैसे एक्चुअली मैं पूजा पाठ कराने का मेरा अभ्यास नहीं है, तो उसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मोस्टली पीपल के जड़ से किया जाता है। और लड़कियों का जब करते तो एक घड़े से किया जाता है, इसको कुंभ विवाह बोला जाता है। पेड़ से शादी करने को नॉर्मली अर्क विवाह बोला जाता है। दोनों में ही भगवान विष्णु की प्राधान्यता होती है, क्योंकि पीपल के झाड़ में भी भगवान विष्णु का ही स्थान है, और जब कुंभ विवाह करते तो वहाँ पर भी विष्णु जी की एक छोटी मूर्ति रख के उसको विष्णु कुंभ विवाह बोला जाता है। तो ये विधि जो है वो भगवान विष्णु के पूजा से रिलेटेड होती है, लेकिन पूजा के विधि विधान में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसके अंदर मैं कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, वो क्योंकि मंगल वाला आया था इसके लिए मैंने वो टॉपिक को पूछ लिया। और क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो अंधविश्वास है या जो लोगों में एक गलत धारणा बैठी है कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा जो आपने बोला कि बेसिकली एनर्जी को मैच कराने के लिए ये सारी चीजें की जाती है, और मेन रीजन है वो दोष नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो गुड़ है की एक्स्ट्रा एनर्जी है, और वो एनर्जी या तो शांत कर लो या तो मैच कर लो। अब मेरा ये बोलने के पीछे दो मकसद थे। जो मैंने बोला कि मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो जाता है, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कोई क्वेश्चन पूछा आपने उनको, अगर उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत बड़ी गलती कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको इस चीज के बारे में नहीं पता। वो उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि मैं बताऊंगा नहीं, ऐसे कैसे, मुझे पूछा तो मैं कुछ ना कुछ तो बताऊंगा। तो अगर उनको सही जानकारी नहीं है तब भी वो सामने वाले को बता देंगे। सामने वाला ने तो विश्वास रखा आपके ऊपर, वो आपके हिसाब से कर देगा, फिर वो चीजें गलत हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स की भी जिम्मेदारी कि अगर कोई एस्पेक्ट में आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप मान लो कि आपसे नहीं हो रहा, आप नहीं कर पाएंगे। एक डॉक्टर भी जब पूरी सलाह नहीं दे पाता तो वो भी किसी और एक्सपर्ट के पास भेजता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स को भले आप किसी के पास भेजो मत, लेकिन आप ये एक्सेप्ट करो कि आपके क्वेश्चंस का यहाँ तक मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ, उसके आगे का नॉलेज मेरे पास नहीं है। ये मान लेना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत बड़ी गलती है।
ये हर प्रोफेशन में है सर, वो एस्ट्रोलॉजर्स में नहीं है, वो हमारे में भी है, डॉक्टर्स में भी है। वो जब तक एकदम से नहीं हो जाएगा कि वो दिख ही गया कि अब हार है, तभी मानेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। सो ये किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, बट वो सच है। करेक्ट है। दूसरा जो आपने बोला सूर्य ग्रहण के टाइम का जो है कि उस टाइम पे इन्फेक्शन बच्चों को ज्यादा हो सकता है, ये होता है। तो एक तो हो गया कि उसके जो साइड इफेक्ट है या जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उस टाइम पे, तो उसके बचने के अलग अलग एक तो 2-3 चीजें होती है, क्योंकि ये गांव में होता है और मैं गांव के लोगों को ही जागरूक करने का मेरा ज्यादा मोटिव है। तो एक तो होता है कि नहीं उस टाइम पे बना हुआ खाना नहीं खाते हैं, उस टाइम पे कोई फल फूल नहीं करते हैं। और दूसरा है कि जो लोग जो गर्भवती महिलाएं होती है, जो प्रेग्नेंट होती है लेडीज, उनके लिए दुनिया भर के जो टोटके बताए जाते हैं। तो आपके पास कोई सटीक है ऐसा है जो कि एस्ट्रोलॉजी से प्रूवन है और उसको आप बताना? मैं भी इसमें आपको एक बात बताऊंगा, आप बोलोगे कि मैं कुछ हर चीज में कुछ अलग ही ओपिनियन दे रहा हूँ। अब बात यह है कि ग्रहण के टाइम पे जो नियम बताए हैं वो इसलिए नहीं बताए कि आप को ग्रहण से बचना है, वो इसलिए बताया कि आपको ग्रहण के टाइम का अच्छा इस्तेमाल करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी एग्जाम आ रही है 10 दिन के बाद, तो आपके घर में आपके पेरेंट्स ने टीवी बंद कर दिया, सारे खेल कूद बंद कर दिए, तो वो मना क्यों किया है? ताकि आप फोकस करो पढ़ाई पे, आप रिजल्ट ज्यादा अच्छा लो। हाँ, तो ग्रहण के टाइम पे जब आप कोई भी साधना करते हो, जब आप अपने आपके स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपलिफ्ट करने वाली कोई भी चीज करते हो, तो उसका रिजल्ट जो है वो हजारों गुना ज्यादा आता है। तो क्या वो टाइम छोड़ के हमको सांसारिक काम करने चाहिए? हमको खाना बनाते बैठने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे भूखे रहो, उस टाइम पे बाथरूम में भी जाओ, ना खाओ पियो, ना बाथरूम जाओ, ना कुछ करो, घर में बैठो, आप अपनी साधना करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बढ़ाओ। वो एनर्जीज आपको बाद में बहुत काम आएंगी। जिस एनर्जी को गेन करने के लिए आपको साल भर लग जाएगा, ग्रहण के 4-6 घंटे के टाइम में आप वो एनर्जी गेन कर सकते हो। ये ऋषि मुनि का उसके पीछे एक साइंस था कि आप ये सब मत करो, आप इसमें लग जाओ। अच्छा, भजन कीर्तन और पूजा पाठ करो। उस टाइम तो लोगों ने उसको ये ले लिया कि अरे ये सब नहीं करना है, जो करना है उसके ऊपर फोकस करिए, तो अपने आप बाकी की चीजें आप नहीं करेंगे ना, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका। जब आप कोई किसी जब ध्यान में लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप कुछ काटना, खाना बनाना, ये सब करने में नहीं लगोगे। ये सब नियम अगर ऋषि मुनियों ने नहीं डाले होते तो आज भी जैसे घर की हमारी स्त्रियां खाना बनाने और इसमें ज्यादा करके बिजी हो जाती है, तो वो भी बिजी हो जाएंगे। जब बोल दे खाना मत खाओ, तो स्त्रियों को भी टाइम मिल गया, महिलाओं को भी टाइम मिल गया। तो ये सब चीजें मतलब देखने का एटीट्यूड हमारा बहुत गलत हो गया कि हम हमेशा निगेटिव चीजों में पहले देख लेंगे कि इस टाइम पे ये करने के लिए मना किया है। अरे वो मना नहीं किया है, जो करने के लिए बोले उसके लिए आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आते हैं उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। बट उससे पहले जो मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था इसी में कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए लोग बोलते हैं कि नहीं किसी चीज से गोद देना चाहिए या कुछ करना चाहिए, तो वैसा कुछ करना होता है? उसी के लिए है ना कि जब गर्भवती महिला है तो जैसे कि अगर वो अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, वो अगर अच्छा एनवायरनमेंट में रहेंगे तो बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे अगर वो ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी गेन करेंगे तो आपका बच्चा भी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ ही पैदा होगा। तो उसी लिए वो सब चीजें बोली गई है। यहाँ पर भी वही चीज है कि उनको बांध के नहीं रखना है, उनको वो नहीं करना है। यहाँ पे नियम या क्या नहीं करना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस चला गया लोगों का। क्या करना है उसके ऊपर फोकस नहीं है। क्या करना है अगर उसके ऊपर आपका फोकस चला जाए तो जो नहीं करना है वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है आपसे, आपको वो अलग से करना ही नहीं पड़ेगा। सही है, ये वही है कि जो करना नहीं है और उसके पीछे का क्या लॉजिक है उसको लोग नहीं छोड़ते। इसके लिए मैंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा, जो पीरियड्स होते हैं लड़कियों के, मासिक धर्म होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत गलत धारणाएं हैं। और मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात है कि एक फीमेल ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज कि उसको नवरात्रि के टाइम पे पीरियड आ गया और वो व्रत नहीं रख पा रही थी और वो डिप्रेशन में चली गई और उसने पॉइजन खा लिया और फिर ट्रीटमेंट के लिए भी गए बट नहीं बची वो। तो ये वाला जो धारणाएं हैं, और गांव देहात में तो भर भर के कि जैसे ही आगे आप किचन में नहीं जाओ क्योंकि दोस्त है, उसका छुआ हुआ खाना नहीं कोई खाना चाहिए, जो बुजुर्ग हैं घर के, या उनको मंदिर में नहीं जाना है, पूजा नहीं करना है, भगवान के पास नहीं जाना है। तो इसके बारे में क्या है, साइंटिफिकली क्या आंसर है इसका? मैं इसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी मैंने 2 दिन पहले एक रील देखी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की। उन्होंने तो इतना इसके बारे में क्लियरली बोल दिया है। एक चीज जो बहुत पहले से मुझे भी पता थी लेकिन मैंने भी कभी ये डिस्कस नहीं की, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जैसे बड़े संत इसके बारे में जब ओपनली बोल रहे और जब उन्होंने बोल दिया तो मैंने पढ़ा हुआ उसको, उसके लिए मुझे भी एक तरीके से सर्टिफिकेट मिल गया कि जो महिलाओं को जो पीरियड है ये इंद्रदेव भगवान का जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो स्त्रियों ने अपने ऊपर लिया हुआ है। अच्छा, तो ये जो महिलाओं का जो पीरियड का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने किसी और की तकलीफ अपने ऊपर ली है। क्या किसी और की तकलीफ अपने ऊपर लेने वाले पर्सन को ब्लेम करना चाहिए, उनको साइड में करना चाहिए, उनको उस टाइम पे ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
क्योंकि हमने शास्त्र अधूरे पढ़े, तो हम चीज़ों को अधूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। भगवान इंद्रदेव को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो पानी में जो झाग आता है या पेड़ों में जो एक डिंक बोलते हैं उसको, या कुछ एक पेड़ों में भी एक तरीके से एक फूडी जैसे एक हो जाती है चीज़, वो होती है। और स्त्रियों को जो मासिक धर्म है, ये सब उस ब्रह्म हत्या को 2-3-4 जगह पे बांट के इन लोगों को सहन करने के लिए दिया गया है। अच्छा। तो स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है, ये तो एक किसी मतलब इंद्रदेव मतलब सारे देवों के राजा है, उन देवों के राजा का प्रॉब्लम अपने ऊपर लिया हुआ है स्त्रियों ने। तो इसको एक तो गलत बोलना या इसके लिए ब्लेम करना, ये तो मतलब बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। ये तो हमारा अज्ञान है कि हमने शास्त्र ठीक से पढ़े नहीं है, जिसकी वजह से हम ये सब बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भगवान का नाम लेना, उनका जप करना, मानसिक जप करना हर अवस्था में अलाउड है। यहाँ तक कि आप शौच भी कर रहे हो तो भी आप मानसिक रूप से मन ही मन भगवान का नाम ले सकते, यहाँ तक अलाउड है। तो और क्या रहा अभी इसमें? तो बहुत सारा ये मतलब गलत मिल। लेकिन क्या मंदिरों में जाना जो पूजा करने से हटाया जाता है, या जो किचन में नहीं जाने दिया जाता है, क्या ये सही है या गलत है? अब ये थोड़ा सा बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। ये इसके लिए देखा जाए तो शास्त्रों में जब बोला गया था कि जब स्त्रियों को मासिक धर्म हो तो उनको किचन में नहीं जाना चाहिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक रीज़न या लॉजिक ये था कि उनको उस टाइम पे आराम की ज़रूरत है। अब अगर आप उनको अलाउड कर दोगे कि हाँ ये चलता है, आप खाना बनाओ, तो वो उस टाइम पे भी काम ही करेंगी। तो उनको आराम कब मिलेगा? वो 4 दिन उनको अपने बॉडी के स्ट्रेस रिलीफ के लिए और आराम के लिए चाहिए। अगर ये रूल बना दिया, शास्त्रकारों को भी यही पता होगा, ऋषियों को भी पता होगा कि सीधा सीधा समझाने से शायद लोग समझेंगे नहीं, तो ऐसा कुछ रूल बना दो। बट उस रूल को हमने नेगेटिव ले लिया। अभी तक हमारे डिस्कशन में ये आ रहा है कि हर चीज को हमने, मैं इसी के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन मेरे प्लान में नहीं थे कि मैं पूछूंगा, बट क्योंकि वो दिनचर्या में आने वाले हैं कि पूजा नहीं करने दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो वो पूजा वाला पार्ट, मतलब क्या पूजा करने में भी प्रॉब्लम है? अभी जैसे कि पूजा के जो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वैसे पूजा पार्ट में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो पूजा के बेसिक रूल्स है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मन से भगवान से जुड़ो। मन से भगवान से जुड़ने से और मानसिक जप तप करने के लिए तो अलाउड है ही हमेशा। ओके। बस ये इसका आंसर मेरे पास नहीं कि उस टाइम पे आपको वहाँ पे छूने के लिए अलाउड वगैरह नहीं है, तो उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से हर एक पर्सन को अपने अपने लेवल पे डिसाइड कर लेना चाहिए। कुछ चीज़ों को कस्टमाइज कर लेना चाहिए, हर चीज़ को, हर रूल को जनरलाइज करके एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी महिला को लगता है कि मुझे छू लेना चाहिए तो वो उनकी मर्जी है। उनके छूने से भगवान तो अशुद्ध हो जाएंगे, इतने तो भगवान सस्ते नहीं होते। ओके। अब आते हैं दूसरा पार्ट जो है आपका एक्सपर्टीज, वास्तु के साइड। हाँ। तो ज्योतिष और वास्तु कैसे रिलेटेड है, और उसके बाद वास्तु का हमारे जीवन में कितना महत्व है? ज्योतिष और वास्तु 100% एक दूसरे से पूरे तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा ये अभी तक के 10-15 हज़ार क्लाइंट्स के साथ का मेरा अनुभव है कि अगर किसी के नसीब में, किसी के कुंडली में देख रहा हूँ कि बहुत ही खराब दशा कुछ चालू हो रही है, तो उस टाइम पे उन्होंने वास्तु के हिसाब से गलत घर रहने के लिए चूज़ किया है। और मैंने देखा है कि जब किसी के लाइफ में बहुत अच्छा कुछ टाइम चालू होने वाला है, तो वो बहुत अच्छे घर में या तो शिफ्ट हुए हैं, या तो उन्होंने अपने रहते घर में ही वास्तु के हिसाब से ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस कर लिए, और उसके बाद उनके जो नसीब के जो अच्छे प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट हुए। मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है आज तक के मेरे प्रैक्टिस का, कि हमेशा वास्तु और ज्योतिष, ये आपकी कुंडली, ये साइड बाय साइड ही चलती है। मतलब दोनों 50-50 हैं, दोनों एक दूसरे से 100% जुड़े हुए ही हैं। ओके। सो वास्तु के कुछ बेसिक्स, मतलब जैसे हम लोग गांव में रहते तो वहाँ पे बताए गए हैं कि नहीं, आपके घर का जो ये है, मकान का जो ये है द्वार है, एंट्रेंस जो है वो या तो ईस्ट को हो सकता है या तो नॉर्थ को हो सकता है, साउथ और वेस्ट को नहीं हो सकता है। बट फिर जब शहरों में वही जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको जगह है नहीं, गांव में तो जगह है, आप बना रहे हो, आपने कस्टमाइज कर लिया। बट वही जब शहरों में जाते हैं तो वो दोनों तरफ ले लेते हैं कि वो वेस्ट की तरफ भी द्वार हो जाता है, एंट्रेंस हो जाता है, हालांकि चारों और तरफ साउथ हो जाता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों एंट्रेंसेस के आपको घर फ्लैट सिस्टम में तो मिलेंगे ही। यस। इसमें बेसिक चीज ये है कि ईस्ट और नॉर्थ के एंट्रेंसेस ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जो सनराइज जो होता है पूरब से, तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है, तो उसका साइंस है ही। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि वेस्ट वाला एंट्रेंस गलत ही है, साउथ वाला गलत ही है। उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। और वास्तु भी एक डिटेल ऐसी चीज है कि साउथ में एंट्रेंस, मतलब साउथ में कहाँ, साउथ में साउथ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ में साउथ वेस्ट भी हो सकता है, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ और साउथ ईस्ट भी है। तो साउथ का असर अलग है
साउथ ईस्ट का अलग है, और उन दोनों के बीच में जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है उनका असर अलग है। कम एक्चुअली हमको नॉर्मल लोगों को 4 या 8 दिशाएं पता होती है, यस, लेकिन वास्तु में कम से कम 16 दिशाओं के हिसाब से देखना पड़ता है, और 16 दिशाएं भी एक मिनिमम ही रिक्वायरमेंट है। सच बोला जाए तो वास्तु में 45 देवताज होते हैं, और 45 देवताज के हिसाब से घर को डिवाइड करने के बाद ही वास्तु का एनालिसिस किया जा सकता है। और एंट्रेंस ये वास्तु का एक वन ऑफ द पार्ट है। किचन, लिविंग रूम, आपके मंदिर की दिशा, बाथरूम्स, टॉयलेट्स, नहाने की दिशा, आपने अनाज कहाँ पे स्टोर किया, आप काम कहाँ पे करते हो, आप सोते कैसे हो, कौन सी दिशा में सो रहे हो, किस दिशा में आपका सिर है, कौन से दिशा में कौन सा कलर किया हुआ है, आपने आपके घर में ज़्यादा करके आप एसी यूज़ कर रहे हो कि फ़ैन यूज़ कर रहे हो, आपके खिड़कियों से नेचुरल हवा आप कितनी ले रहे हो, या आपकी खिड़कियों की दिशा कहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ों को देखने के बाद उसका परसेंटेज डिसाइड करने के बाद ही बोल सकते हैं कि वास्तु पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सिर्फ साउथ में एंट्रेंस है वास्तु छोड़ ही दो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ईस्ट का एंट्रेंस है लेकिन अंदर की वास्तु पूरी गलत है, तो वो ईस्ट वाला घर भी आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। तो एक बहुत डिटेल एनालिसिस करके डिसाइड करने वाला ये एक अभ्यास का विषय है। अच्छा, तो थोड़ा क्या इस पे बताएंगे, अगर जो बेसिक जो दर्शक देख रहे हैं हाँ। उनके लिए, कि एक तो हो गया एंट्रेंस देख लिया जो आपने बोला कि ये दोनों तो बेटर है कि आपका जो पूर्व की दिशा में है या तो उत्तर की दिशा में है। मैं हिंदी इसके लिए दिशाओं का नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो मेरे दर्शक है वो हिंदी ज्यादा जानते हैं। अच्छा। सो एक तो हो गया कि पूरब या पूर्व जो है, और पश्चिम सॉरी उत्तर, ये दिशा से तो एंट्रेंस होना चाहिए। बाकी दिशाओं से भी कर सकते हैं, बट उस पर डिपेंड करता है कि कैसे है क्या है। इसके बाद जो घर में आपने बोला कि मंदिर का स्थान कहाँ है, पूजा किधर कर रहे हो आप, खाना किधर बना रहे हो, अनाज किधर स्टोर कर रहे हो, तो इसके बारे में अगर कुछ बता दें जो कि लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं और वो इसको फॉलो कर ले तो वो थोड़ा सा अपने वास्तु को करेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं भी यहाँ पे एक बात पहले से क्लियर कर दूं कि ऐसा थोड़ा सा देख के और सुन के बहुत लोग अपने घर में कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेते हैं। मतलब मैं आप डोंट टेक इट अदरवाइज, नहीं, लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और वास्तु कंसल्टेंट्स ने आके थोड़ा थोड़ा नॉलेज ऐसे छोड़ के चले गए कि जो अधूरा नॉलेज जो होता है ना वो ज्यादा हानिकारक होता है। ये चीजें मैं बहुत देख रहा हूँ लोगों के साथ कि थोड़ा सा किसी पॉडकास्ट पे या कहीं पे रील में एक लाइन सुन ली और वो जाके अप्लाई कर दिया, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा लोगों ने सुन लिया, लेकिन अगर वो घर किसी डॉक्टर का, कंसल्टेंट का, टीचर का है तो नॉर्थ ईस्ट का किचन उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, उनके माइंड को वो एकदम शार्प रखेगा। उन्होंने जाके वहाँ पे उपाय कर दिया, उनका काम हो गया ठप। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ कुछ भी चीज़ें बताने के लिए। कि मैं सिंपल एक चीज़ बताऊँगा कि ज्योतिष हो, वास्तु हो या हमारा शरीर हो, आयुर्वेद हो, कुछ भी हो, वो सारे पंच तत्वों पे चलता है। तो पंच तत्वों को घर में बैलेंस रखना चाहिए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। अग्नि की दिशा में अग्नि हो, जैसे कि साउथ ईस्ट में किचन हो। जल की दिशा में भगवान हो, एंट्रेंस हो, जैसे कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व की दिशा है, वहाँ पे आपके सोने की, आराम करने की या ज़रूरी चीज़ें रखने की जगह हो तो पृथ्वी उनको होल्ड करके रखेगी। और नॉर्थ वेस्ट में आपका लिविंग रूम हो या नॉर्थ वेस्ट में आपके वॉशरूम्स हो, जहाँ पे वायु की दिशा है, जो वहाँ की चीज़ों को लेके जाए तो अपने को चलेगा। तो ऐसा थोड़ा सा एक बेसिक एक फॉलो करके हम अपने घर को बैलेंस कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंच तत्वों को लेके आम इंसान को अपने घर को बैलेंस करना चाहिए। अच्छा, सो ये तो हो गया वास्तु का, जो आपने बोला कि उसके हिसाब से चीजें होती है। अब थोड़ा आते हैं जो प्रोफेशन है उसके साइड आते हैं। सो ऐसा धारणा है या जो अभी जो प्रचलन चलता है, मैं बार बार गांव की तरफ जाता हूँ कि वहां पे डरा करके और फिर एक तरीके से जो पैसा ऐंठने वाला है, डरा के पैसे कमाने वाला, तो ये वाला कितना सही है कितना गलत है? क्या इसका दुष्प्रभाव है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी जानकारी है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है और उसकी वजह से डर और निगेटिविटी फैल रही है, तो लोग हट रहे हैं थोड़ा सा? ये तो मेरी खुद की भी कंप्लेंट है। देखिए, दो टाइप के एस्ट्रो वास्तु करने वाले प्रोफेशनल्स है वो है। एक है कि जिनको एस्ट्रो वास्तु में इंटरेस्ट है और एक है कि जिनको एस्ट्रो वास्तु आता है। अच्छा, तो जिनको इंटरेस्ट है वो लोग भी कंसल्टेंट बन गए कि हमको इंटरेस्ट है, हम कहीं ना कहीं जाके थोड़ा थोड़ा क्लासेस यहाँ वहाँ से सीख लिया, अब जाके लोगों को एडवाइस कर रहे हैं। अब जब एडवाइस कर रहे हैं तो उनके एडवाइस को उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनका एडवाइस उतना काम का ही नहीं है। अब कैसे पैसे कमाएं? तो अब करते लोगों को डराने का काम। अब जब आप मेरे पास आ रहे हो
तो मैं जितना नेगेटिव हो सके, जितना आपको कोई बड़ा डर दिखाया जा सके, मैं आपको दिखा दूंगा, डरा दूंगा। तब आप बोलोगे अरे इसका फिर कुछ सोल्यूशन बताइए, तब मैं आपको कोई 20-25-50 हज़ार का कुछ सोल्यूशन बताऊंगा। तो आप, क्योंकि आप ऑलरेडी डरे हुए हो, आप भले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि वो डर आपके मैंने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, तो आप आके वो मेरे पास खर्चा करोगे। मैं आपको जो भी रत्न है या जो भी यंत्र है, जो भी कुछ भी है, वो होगा शायद 500 रुपीज़ का, मैं आपको वो 10,000 में दे दूंगा। आपको वो लेने के बाद, जहाँ पे मैंने बोला बाहर रखने के बाद आपको लगता है कि बस आप उसमें से छूट गए, शायद वो प्रॉब्लम था ही नहीं, लेकिन आपने वो रखा, फिर वो प्रॉब्लम लाइफ में आया नहीं, तो आप ये सोच रहे हो कि हाँ ये करने की वजह से नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये मेरी कंप्लेंट लोगों की तरफ से भी है, क्योंकि अच्छे कंसल्टेंट्स को और अच्छे लोगों को आप उनके मेहनत के पैसे नहीं देते, तो फिर ऐसे लोग भी मार्केट में आ ही जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं अपने को जज करना ही पड़ेगा। हम लोग स्कूल में बच्चों को डालते वक्त, कोई दूध का ब्रांड, दूध खरीदते वक्त, हर चीज़ में हम लोग देख परख कर लेते कि भाई ये कैसा है, इसका कहीं से आपको एक्सपीरियंस कुछ सुनने मिला कि नहीं, इसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, जो भी है मतलब। लेकिन एस्ट्रो वास्तु की चीज़ों में लोग खुद पढ़ना, खुद नॉलेज लेना उतना लोगों को पॉसिबल नहीं होता, और थोड़ा सा उसको जांच परख करना लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हमको डॉक्टर को भी पूछने चाहिए, वकील को भी पूछने चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को भी पूछने चाहिए। पहले आप डिसाइड तो करो कि जिस पर्सन से आप अपनी लाइफ का डिसीजंस या वो ले रहे हो गाइडेंस, क्या वो सही में वो पर्सन उस प्रकार का है भी कि नहीं। लोग 10-15 मिनट की कंसल्टेंसी के 10-10, 20-20 हज़ार चार्ज कर रहे हैं एडवर्टाइज करके। सिर्फ फेमस होने के बाद लोग बहुत चार्ज करते हैं, और लोगों को लगता है भाई ये एस्ट्रोलॉजर बहुत फेमस है तो इनकी फीस होगी। तो जाके 10, मेरे हिसाब से कुंडली को देखना, उनके ग्रहों को देखना, दशाओं को देखना, महादशाओं को देखना, डिग्री को देखना, अवस्था को देखना, आपको समझना, आपका प्रॉब्लम क्या है उसको समझ, ये करने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा एक पर्सन के साथ। सही बात है। लोग 10 मिनट में 10-15 हज़ार रुपए लेके कंसल्टेंसी कैसे दे देते हैं, लोग भी जा रहे हैं उनके पास। फिर तो इसमें गलती तो लोगों की भी है। फिर लोग जाते भी हैं, और दूसरा मैं गांव की तरफ ही आ रहा हूँ कि गांव में होता क्या है, ये बाबा लोग आते हैं। अब मैं आ रहा हूँ दूसरी साइड में कि जब हाथ देखते हैं, वो हाथ देखते हैं और वो बता देंगे कि नहीं आपको 2 बेटा है, आपका 1 बेटा जो है वो कमाता है, वो मानता है, 1 नहीं मानता है। अब जिसको मान भी रहा हो वो भी सोचेगा कि अच्छा हाँ ये तो सही बोल रहा है, नहीं मानता है। तो क्या ये हाथ देख करके जो बताते हैं, और क्या वो जो बता देते कि आपको कितनी संतानें हैं और क्या कर रहा है, क्या ये सही है, कैसे पता? ये तो मेंटलिज्म है। ये तो साइकोलॉजी की स्टडीज करने के बाद कोई भी बता सकता है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये मेंटलिज्म है। अगर मैं आपको आपके किसी भी चीज़ का स्टडी करके, आपका चेहरा देख के, हाथ देख के, अगर मैं आपके पास्ट के बारे में बता रहा हूँ तो मेरा क्या ही फायदा है। आपका पास्ट तो आपको भी पता ही है ना, आपको कितने बच्चे आपको पता है, तो मैंने आपके कितने बच्चे को बता नहीं वो भरोसा करने के लिए कि मैं नहीं जानता था, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन मैंने ये बता दिया कि आपको 2 बच्चे। आ रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे कुछ पास्ट की 1-2 चीजें बता दी जिसकी वजह से आपको उनके ऊपर भरोसा आ गया, ट्रस्ट हो गया। ठीक है, अब वो भविष्य का आपको कुछ भी बताए, भविष्य तो आपने भी नहीं देखा, तो आप उनके ऊपर विश्वास रख दोगे। बेसिकली लोगों को ये समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर के पास आप कब जाओ, जब ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि आपके सारे प्रयत्नों के बाद भी नहीं हो रहे हैं, तो कुछ एनर्जी लेवल्स पे प्रॉब्लम है, उसका कुछ सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजर से जाके ले, ना कि भविष्य देखने के लिए। ना कि बहुत सारे लोग तो एस्ट्रोलॉजर के पास सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरा दोस्त गया था और उसका पास्ट उन्होंने करेक्ट बताया तो मेरा देखते हैं कि ये पूछने के लिए, वो इस इंटरेस्ट से चले जाते हैं और फिर कुछ और ही चीज़ें लेके आ जाते हैं वहाँ से। ओके, सो बेसिकली ये हाथ देख करके जो बताते हैं उनको भरोसा ना ही करना। नहीं, कर सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रॉब्लम्स को पूछ के, बेसिकली ये है कि हम डॉक्टर के पास जाके ये तो नहीं बोलेंगे देखिए डॉक्टर साहब आप चेक करिए, स्टेथोस्कोप लगाइए और बताइए मुझे क्या बीमारी है। ओके, वो उसका कुछ फायदा ही नहीं है ना। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा है अपने आंखों से, जब मैं गांव में बड़ा हो रहा था 10वीं 12वीं में, ये लोग आते थे, आए देखे हाथ देखा बता दिया और बोले आपको ये प्रॉब्लम होने वाला है, अब ये प्रॉब्लम के लिए आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको ये दे दूंगा, या जो आपने बोला कि कोई पत्थर दे दूंगा या कोई ऐसा मणि दे दूंगा या जो भी दे दूंगा, जिसको कि आपको जाके अपने घर के किसी दिशा में बता देंगे कि इस दिशा में जाना है और वहां पे ऐसे कर देना है, या आपको इस दिशा में कर देना है, या रात में कहीं जाना है और उसको छोड़ देना है। तो क्या ये सही है या गलत है? ऐसे टाइप के उपाय होते तो है, अच्छा, लेकिन यही बात है कि आपको कभी कोई डॉक्टर या वकील ऐसे घर घर घूमते हुए दिखाई नहीं देगा। सही बात है। अगर आपको अपनी विद्या अच्छे से आती है तो लोग आपके पास आएंगे। तो अगर कोई ज्योतिष आपके घर पे आके आपको हाथ दिखा के कुछ ये सब बोल रहा है और पैसे मांग रहा है, तो वहीं पे समझ लो वो खुद अपना भविष्य नहीं संवार पा रहा है, तो वो घर पे आके आपको कोई मणि दे के आपका क्या ही कर लेगा वो। सही बात है, ये सीधी सी बात है। दूसरा, ऐसे लोग
मैं एकदम मतलब ऐसा है कि ये लोग दो जगह और मिलते हैं। एक तो गांव में मिलते हैं जहाँ पे जानकारी कम है या लोग बैठे हैं और वहां पे पहुंचे। दूसरा ये लोग अगर देखोगे तो कचहरी जो कोर्ट होते हैं तो वहां पे भी लोग परेशान होके जा रहे हैं कि 10 साल से केस चले जा रहा है, वकील को पैसे दिए जा रहे हैं, जज तारीख पे तारीख दिए जा रहा है। Correct. या तो सेम हॉस्पिटल में है कि कोई कैंसर से ग्रसित है या कोई टीबी से ग्रसित है, उसके परिवार वाला भर्ती है, साल 2 साल हो गए, वो परेशान है, वो यहाँ पे भी पहुंच जाएंगे। एक तो आदमी वो वैसे ही परेशान है, ऊपर से आप और डरा रहे हो और डरा के बोलेंगे आप ये अंगूठी ले लो, ये अंगूठी में ये मड़ी है और इसका पैसा इतना दे दो, आपका भला हो जाएगा। तो क्या ऐसा ये सही है कि वो ऑटोमेटिक मतलब एक बना हुआ ट्रीटमेंट है जो कि अंगूठी दिया आप पहनो और आप राजा हो जाओ? बराबर, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक को आपने टच किया है। देखिए, हमेशा पूरी दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक मतलब पैसे कमाने के हिसाब से बोला मैं, एक टाइप के लोग होते हैं जो लोगों को उनके प्रॉब्लम के टाइम पे हेल्प करके पैसे कमाना चाहते हैं, और दूसरे लोग हैं जो लोगों के प्रॉब्लम के टाइम पे उनकी सिचुएशन को यूज करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये अभी आपने जो भी बताया ना सिचुएशंस, ये सब जगह पे मिलने वाले लोग लोगों के प्रॉब्लम के सिचुएशन को यूज करके पैसे कमाने वाले लोग हैं, ना कि मदद करके पैसे कमाने वाले लोग। मेरे हिसाब से मेरे एक मेंटर है, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस बोला था कि सुमित जी, अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो ना तो आपके सामने समंदर है, और लाइफ में कुछ खराब करना चाहते हो ना तो भी आपके सामने समंदर है। आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाके पैसे कमाओगे। तो ये लोगों को समझ में आना चाहिए। अभी उनके कर्म है, उनकी स्टाइल है, उनको हम तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमको अपने आप को रोकना पड़ेगा। जैसे फोन कॉल पे वो आता ना, किसी साइबर क्रिमिनल से सतर्क रहिए, सतर्क तो हमको ही रहना पड़ेगा। लोग तो ऐसे घूमने ही वाले हैं मार्केट में आपको फंसाने के लिए, आपको ही सही गलत का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने बोला कि आप भविष्य जानने के लिए ज्योतिषी के पास मत जाइए या वास्तुशास्त्र के जो वास्तुविद है उनके पास मत जाइए। आप देखिए कि आपके पास कोई समस्या है क्या, उसका कहीं निजात मिल सकता है, तब जाइए। तो अब जब समस्या में जाते हैं और सामने वाले को पता चल गया कि ये समस्या में है, तो वो वहां पे पहले डर को और बढ़ाते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन बताते हैं। मैं बताता हूँ आपको एक लाइव स्टोरी बताता हूँ। मेरे जान पहचान के दोस्त है। अच्छा। तो उनकी माताजी का तबीयत खराब रहता था। अब उन्होंने चल रहा था, दवा चल रहा था, साल 2 साल 4 साल बीपी एंड ऑल जो भी था। सो उसके बाद उन्होंने एक पंडित जी थे, उनके जान पहचान के घर के ही पंडित है, उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बोला कि आपका ये ग्रह भारी है और इसके लिए आपको लिटरली 35-36 हजार रुपए लगेंगे, ऐसा बोला। अरे बाप रे। तो अब जो डरा हुआ है कि ठीक है मैं लाखों रुपए तो दवा में लगा ही रहा हूँ, 30-35 हजार और लगा देता हूँ, तो बोले ठीक है आप पूजा करा दो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान जो ये ग्रह शांत होते हैं, क्या वो पैसे का और इतने पैसे का पूजा कराने से शांत होता है कि वो आपका फीस है? वो फीस आपका हो सकता है कि कुछ ज्यादा हो, या कुछ सामान होगा जो दूर से मिल रहा है या थोड़ा सा मुश्किल में मिल रहा होगा, वैसा होगा। तो क्या ये उचित है या अनुचित है? अब यही है कि जैसे कि अगर आप गाड़ी किसी एक कंपनी की खरीदो तो 6-7 लाख रुपए में मिल रही है, और किसी कंपनी की खरीदो तो 50 लाख में भी मिल रही है। आपको ये सोचना है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना ये जरूरी है कि आपको ब्रांड जरूरी है। सही बात। उस हिसाब से आपको फिर लोग मिलेंगे कि जहाँ पे आपको पैसे कम या ज्यादा देने। पूजा पाठ कराना ये सबसे लो लेवल की रेमेडी है मेरे हिसाब से। आपके प्रॉब्लम के लिए कोई और पूजा पाठ कर रहा है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ये सबसे निम्नतर लेवल की रेमेडी है। मैं कभी इस टाइप की रेमेडी किसी को सजेस्ट नहीं करता। रेमेडीज हमेशा आप, डॉक्टर आपको गोली दे सकता है, खाना आपको पड़ेगा, डाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा, आराम आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर आपके लिए लेटे नहीं रहेगा, डॉक्टर आपके लिए दवाई नहीं खाने वाला। डॉक्टर का काम है आपको दवाई दे, आपको इंस्ट्रक्शंस दे, फॉलो आपको करना है। सही एस्ट्रोलॉजर वही होगा जो आपको बताएगा कि आपका ये ग्रह खराब है, ये ग्रह किस वजह से खराब हो रहा है। शायद आप लाइफ में ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हो, आपका शुक्र खराब हो रहा है, शायद आप कुछ एडिक्शंस कर रहे हो, वो एडिक्शंस को बंद करिए। स्त्रियों का अपमान मत करिए, स्त्रियों की सेवा करिए, साफ सुथरा रहिए, तो आपका शुक्र अच्छा रहेगा। शुक्र अच्छा रहेगा तो आपके लाइफ में पैसे के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने आपको बेसिक से ही, आपका मूल से ही निवारण का बता दिया। ये नहीं कि अच्छा शुक्र खराब है चलो आ जाओ, कोई नवरात्रि में देवी की पूजा करते, शुक्र तो देवी की प्रसन्नता से शुक्र प्रसन्न हो जाएगा, देवी की खाक प्रसन्न होगी उसके ऊपर। तुम गुटखा खा के बैठो 24 घंटा और नवरात्रि में नवचंडी याद कराओ, 10वें दिन देवी कैसे आपके घर पे आएगी? बोलने का, इंसान के मुंह का, बोलने का, उसके लाइफ में जितना पानी है और पैसा है, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अगर आपका बात करना अच्छा है, आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हो, आपके मुंह में कभी कुछ गंदगी नहीं रहती, हमेशा आप लोगों से अच्छा बात करते हो, मुंह आपका साफ रहता है, आप साफ सुथरा रहते हो, लोगों से अच्छा बात करते हो, लोगों के लिए सिंपैथी एम्पैथी आपके लिए, तो आपके लाइफ में कभी ना पानी का प्रॉब्लम रहेगा ना पैसे का प्रॉब्लम रहेगा।
ये उसका एकदम बेसिक है। आप देख लीजिए, जिन लोगों को पैसे सब खाने की आदत होती है, हमेशा मुंह झूठा रखने की आदत होती है, उनको हमेशा लाइफ में कभी ना कभी पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो ये उसका बेसिक है। ये बेसिक समझा के मैं आपके लाइफ से हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब सामने वाला बोल रहा है कि नहीं भाई आप पूजा पाठ करवा दो, मैं गुटखा खाने वाला तो ये तो नहीं छोड़ सकता, तब फिर मुझे उनको रत्ना वाले पूजा पाठ वाले उपाय देने पड़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मैं उनको बोल दूं कि हाँ आप मुझे पैसे दे दो मैं सॉल्व करूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कल परसों ही बात हो रहा था, मतलब अब दो बच्चे हैं, एक ही घर में बड़े हो रहे हैं, जैसा आपने बोला कि माँ बाप है, बट वो दो बच्चों के अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हो जाते हैं। हाँ। तो उसमें क्या ये कुंडली का रोल होता है, जो आपने बोला कि ग्रह जो देखते हैं आप लोग मिलाते हैं, उसका असर आता है कि कैसे होता है? उसका भी असर आता है। और इन दोनों का ही, वैसा तो ये गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। गए जन्म से, अनेक जन्मों से कुछ कुछ चीजें होती है। यहाँ तक कि वो दोनों लोग सगे भाई क्यों बने, एक घर में क्यों जन्म हुए, उसका भी कुछ गए जन्म से आपका रीजन होता है। लेकिन अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका लेकिन पर्पस क्या था उसके ऊपर डिपेंड है कि अब दोनों जैसे भाई है तो एक इंजीनियर बन गया, जैसे कि एक मिलिट्री में चला गया, तो दोनों के ग्रह अलग अलग होंगे, वो तो पक्की बात है। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी किसी एक बच्चे के नसीब में उसके पिता की तरफ के ग्रह ज्यादा एक्टिव है, किसी के माता जी की तरफ के, तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मेरा पूछने का ये था कि जैसे अब जो फादर है उसके लिए तो दोनों संतानें हैं। हाँ। अब ये आ गया कि नहीं, उसके ग्रह देख करके जब आप फादर का देख रहे हो तो उसका कि नहीं संतान के सुख होगा, मतलब संतान से आपको सुख मिलेगा, बट वहीं पे दो संतानें और दोनों के अलग अलग हो गए, जहाँ पे एक से सुख भी मिल रहा है दूसरे से दुख भी मिल रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में था यहाँ पे तो फिर काफी डिटेल में उन पिताजी की भी कुंडली देखनी पड़ेगी, उन दोनों बेटों की भी कुंडली देखनी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि मान लीजिए कि किसी पिता की कुंडली में अपने संतान से सुख नहीं लिखा है, बट संतान अच्छी है लेकिन फॉरेन में सेटल है और पिताजी को फॉरेन में जाना नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चों का भी कोई दोष नहीं है, पिता का भी कोई दोष नहीं, लेकिन उनको संतान का सुख नहीं मिला। ऐसा जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव रीजन से ही हो कि बच्चे माँ बाप को देख नहीं रहे, इस रीजन से ही संतान का सुख नहीं है, उसके रीजंस और भी हो सकते हैं। अब ये बहुत ही कस्टमाइज चीज है, उन पर्सनल उन सबके कुंडली वास्तु ये सब देखने के बाद पता चलेगा कि उनके रिलेशन जोन्स घर में खराब है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स है। उन सब चीजों को देख के इसका आंसर मिल सकता है। दूसरा, एक ही बच्चे को अगर दो ज्योतिषों को दिया जाए, हाँ। तो क्या उनके कुंडली अलग बन सकते हैं? हाँ। और क्या या कुंडली बन भी गई है, मान लो कि कुंडली एक पंडित ने बना दिया है, एक ज्योतिषी ने बना दिया, और उसको दो ज्योतिषी अलग अलग देख रहे हैं जो दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, तो क्या उनके जो पढ़ने के जो बाद में जो उनका निष्कर्ष निकलेगा क्या वो अलग हो सकता है क्या? हाँ, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे तो देखा जाए तो कुंडली बनने में कभी अलग नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आपने इनपुट सेम दिया है, अगर आपने मान लीजिए कि 5 ज्योतिषों को आपने जो बर्थ डेट दिया है, जो टाइम ऑफ बर्थ दिया है, जो प्लेस ऑफ बर्थ दिया है, वो सही दिया है, सबको सेम दिया है, तो अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम ही निकलना चाहिए। कुंडली तो रिपोर्ट आपको वही निकलेगा, बट उसको प्रेडिक्शन करने के तरीके होते हैं। अब जैसे कि किसी की कुंडली में पैसे कमाने से रिलेटेड ग्रहों में शुक्र का मान लो कि वर्चस्व है, तो शुक्र के अंदर कपड़े भी आते हैं, शुक्र के अंदर परफ्यूम्स भी आ रहे हैं, शुक्र के अंदर जेमस्टोन्स भी आ रहे हैं, शुक्र के अंदर कोई कला भी आ रही है, कलाकार भी आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली उन चारों में से कौन से फील्ड में बच्चा आगे जाके पैसे कमाएगा, ये बताने के लिए वो चारों ज्योतिषों का तर्क अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे साइंस तो है लेकिन तर्क भी है। अब तर्क कैसे कि उनको फिर थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। अभी जैसे फैमिली बैकग्राउंड में कोई कलाकार है तो ऑब्वियसली वो बच्चा कलाकार जाने की तरफ ज्यादा वो हो सकता है। अब जैसे कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन एक एक्टर है काफी फेमस, मुझे पता नहीं उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो एक्टर भी है और उनका एक कुछ जेमस्टोन्स का भी एक बिजनेस काफी सक्सेसफुल चल गया है। तो दोनों शुक्र के अंडर आते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का कि शुक्र के अंडर आने वाले 2-4 ऑप्शन में से दोनों ऑप्शन उनके लाइफ में एक्टिवेट हो गए। अच्छा। तो उनके पर्सनल बाकी ग्रहों के हिसाब से भी है कि उनका बुध भी अच्छा होगा, तभी उन्होंने बिजनेस भी किया। शुक्र अच्छा है तो एक्टिंग में भी आ गए और जेमस्टोन्स के बिजनेस में भी आगे चले गए। तो ऐसी बात है। अच्छा, दूसरा जो ये हॉरोस्कोप बनता है, एक ये होता है जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि मेरा इंटरेस्ट इधर नहीं रहा है तो मैं एकदम से नहीं जानता हूँ, मैं भरोसा भी नहीं करता था। कि पिछले जन्म का जो नाम है, कि पुनर्जन्म का जो नाम है, उससे लेकर के राशि बनाते हैं। नहीं, ये एकदम 100% ये वाहियात बात है। ऐसा कुछ नहीं होता।
कुंडली का आपके नाम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। कुंडली बनने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका नाम क्या रखना चाहिए। बहुत लोग बस इसी पे होते हैं कि आपका नाम स से है तो आपकी कुंभ राशि होगी। हो सकता है कि कुंडली के हिसाब से उसका नाम म से आ रहा है, बट माँ बाप ने उनका नाम रखते वक्त स से रख दिया तो थोड़ी उसकी कुंडली चेंज हो गई। ओके। नाम आपने क्या रखा है और कुंडली के हिसाब से क्या नाम आ रहा था, ये दोनों अलग बातें हैं। तो कुंडली के हिसाब से नाम रखना क्या जरूरी है, एकदम से जरूरी है? हाँ। या दूसरा रख सकते हो लेकिन कुंडली के हिसाब से जो चीजें हैं आपको उसको मानना पड़ेगा? एक तो है कि कुंडली के हिसाब से जो नक्षत्र के हिसाब से जो आपका नाम अक्षर और जो आ रहा है वो रखने से आपके उसके वाइब्रेशंस के साथ आप इजीली अलाइन हो जाते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप वैसा ही नाम रखो, आप अलग भी नाम रख सकते हो। बस वो नाम जो है वो अच्छे मीनिंग के तरफ जाने वाला होना चाहिए। और ऑब्वियसली कोई भी अपना नाम अच्छी मीनिंग वाला अच्छी मीनिंग वाला रखता है रखेगा। तो वो तो वहीं पे हो जाता है सेटल। ठीक है। सो जो आपने बोला कि ग्रह दिशा खराब हो तो आपको जाना चाहिए ज्योतिषी के पास, और अगर उन्होंने जो उपाय बता दिए हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ये फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लो, ये एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हो तो ये बंद कर दो, तो इसके बाद भी कुछ जो ये पूजा पाठ है इसकी तरफ जाना चाहिए या बस इतने से और फिर इंतजार करना चाहिए कि क्योंकि मैं अब ये एक्टिविटीज करने लगा हूँ मेरी ग्रह दिशा सही हो जाएंगी और मेरी लाइफ में चीजें सही हो जाएंगी, इस तरीके से फॉलो करना चाहिए? अब ये इसके ऊपर डिपेंड है कि आप को दी हुई रेमेडी आप कितने स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दे दिए रेमेडीज के, या तो ये करिए, या तो बी करिए, या तो सी। ए बी सी मैंने 3 ऑप्शंस बता दिए। आपको लग रहा है कि कोई एक ऑप्शन आप फुल टाइम अच्छे से नहीं कर सकते फॉलो, फिर कोई 2 ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि मान लीजिए कि मैंने आपको बोला है गणपति स्तोत्र पढ़ने के लिए। आपको लग रहा है मैं गणपति स्तोत्र पढ़ूंगा तो सही, लेकिन कभी कभी काम के चक्कर में जल्दी निकलना हो जाता है, कभी मुझे बाहर भी जाना पड़ता है तो शायद वहाँ पे वो ठीक से मैं फॉलो नहीं कर पाऊँ। तो उसका दूसरा ऑप्शन था कि आपको जेमस्टोन पहन लेना चाहिए। तो अच्छा। हाँ, तो अगर समझिए कि जेमस्टोन जो आपको पहनना है वो मान लीजिए कि 10,000 का आ रहा है, लेकिन आपको 10,000 भी खर्चे नहीं करने हैं और आपको स्तोत्र पढ़ने वाला उपाय करना तो है, लेकिन वो भी आप 100% कर नहीं पाओगे। तो ऐसा करिए कि फिर स्टोन जो है वो थोड़ा सा कम क्वालिटी और कम कैरेट वाला ले लीजिए और स्तोत्र भी पढ़िए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर देखेगा बच्चा है ये कैप्सूल नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए चलो ये 2 का कॉम्बिनेशन बना के दे। ये एस्ट्रोलॉजर का काम है कि आप क्या कर रहे हो, आपको ये रेमेडी फॉलो पॉसिबल है कि नहीं, तो चलो मैं आपको दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूँ। और जब बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पाता तो फिर किसी और को संकल्प करके आपके लिए पूजा पाठ करने वाला, वो सबसे लास्ट वाला है। मैं उस ऑप्शन को हमेशा लास्ट रखता हूँ। लास्ट में 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। एक कि आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं मार्केट में, सो ये ऐप्स क्या कर रहे हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी को इतना सिंपल बना दे रहे हैं कि नहीं आप मोबाइल में घर बैठे, कहीं जाना नहीं है, मैं बैठा हूँ ऐसे ही टाइम पास करना था, एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद वहाँ से आ गए कि नहीं आपका ये अच्छा चल रहा है, ये बुरा चल रहा है, आप ये करो वो करो। तो ये क्या सही है गलत है? अब पता नहीं मुझे इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए कि नहीं, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, सबको पता है कि ये सब चीज़ें एडवर्टाइज के थ्रू और पैसे देके हो रही है। पर सर मिलियंस में फंडिंग आ रही है, वो भी ठीक है। उनका ग्रह दिशा उन्होंने अपने से तो अच्छे से देख लिया है। तो उन्होंने अपना तो अच्छे से देख के कर लिया है, वो ऊपर वाले की उनके ऊपर की कृपा है और उनका काम है। लेकिन कोई भी काम जब आप जेन्युइनली करते हो तो आगे बढ़ता है, और जेन्युइनली नहीं करते तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब मुझे नहीं पता कि उनके अंदर वो कितना जेन्युइनली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट एडवर्टाइज ज़्यादा हो रहा है। ये तो मेरे हिसाब से तो कोई फेमस यूट्यूबर है और उन्होंने उसका स्टिंग ऑपरेशन जैसा भी कुछ कर लिया कि उनको फ़ोन करके या वो जांच पड़ताल कर ली कि वो बता रही वो सब चीज़ें फेक थी, कुछ उसमें कोई कोई पॉइंट ही नहीं था। ये चीज़ें तो है ही, और ये हर प्रोफेशन में आपको उल्लू बनाने वाले और ऐसे लोग मिलते ही है। फिर आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी को जैसे मैंने अभी बताया वो समंदर वाला कि आपको समंदर है दोनों तरफ, आपको अच्छा करना है खराब करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको फंडिंग मिल गई, आपका नसीब है। उसके अंदर हम लोग क्या कमेंट करें, वैसे ही है कि लोगों को समझना चाहिए। मैं वापस वही बोला कि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को बरोबर पता है कि कौन सही कौन गलत। कोई एक जगह पे पैसे उनके वेस्ट हो गए तो उसके बाद पब्लिक वहाँ पे जाने वाली नहीं है, बट इंडिया है, करोड़ों लोग है, ट्राई करने के चक्कर में एक बार भी दिया तो भी हो जाता है। अब ये ठीक है, अब इसमें ऊपर वाला ही डिसीजन ले। दूसरा एक नया ट्रेंड चला है अभी, मैं क्योंकि रिसर्च कर रहा था तो उसी टाइम पे कि अब एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहे हैं कि आप मेरे पे भरोसा मत करो, आपको मैं खुद सिखा रहा हूँ और आप खुद पे टेस्ट करो और फिर भरोसा करो। ये तो और भी ज्यादा बड़ी मार्केटिंग है, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसकी 100-200 रुपए फीस दे के आप एक टाइम का इलाज करवा लोगे, वो ज्यादा बेटर है कि आप खुद MBBS करने बैठोगे। सही बात है। कोई भी काम किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को करने देना चाहिए, बट वो सही पर्सन को आपको पकड़ना चाहिए। अगर आपके घर में कोई नल का प्रॉब्लम है
तो आप खुद प्लम्बिंग सीखने के बाद वो सॉल्व करोगे या 100-200 रुपए देके उसको सॉल्व करा लोगे, वो ज़्यादा बेटर है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपके पास उतना टाइम है। और मैंने जैसे अभी बोला आपको कि एस्ट्रोलॉजर 2 टाइप के हैं, एक जिनको इंटरेस्ट है और एक जिनको एस्ट्रोलॉजी आता है। तो एस्ट्रोलॉजी आता है ऐसे लोग कम है, इंटरेस्ट है ऐसे लोग ज़्यादा है। तो इसके वजह से ये सब चीज़ें चल रही है। दूसरा एक फाइनल क्वेश्चन कि एआई का जमाना है। हाँ, मैं आपको आऊँगा, मैं आपको भी अपना टाइम बताने वाला हूँ हाँ, कि मेरे घर पे एक बच्चे का जन्म हुआ है फलाने दिन को फलाने टाइम पे, और ऐसे ऐसे हुआ है। आप भी कुंडली बताओगे, आप भी कैलकुलेट करोगे, जो भी चीज़ें निकालोगे कि उस टाइम पे ग्रह का क्या स्टेटस था एंड ऑल दोज थिंग्स, और वो एआई भी देख के बताएगा। या मुझे जब प्रॉब्लम आएगा तो मैं जाऊंगा और एआई को वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि नहीं मुझे ये समस्या है, वो पूछेगा, या तो क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है बट उसको मैंने बता दिया कि मेरा ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही, तो वो भी मुझे देगा। तो ये क्या एआई के बाद थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने वाली है? एआई भी ट्रस्ट करने वाला है या तो उसको छोड़ देना है? अभी मैं एआई के बारे में एकदम आगे का तो बात अभी तक मैंने भी सोचा नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है कि एआई में सिर्फ आप मैक्सिमम अपनी कुंडली ही बना सकते हो। अच्छा। कुंडली का प्रेडिक्शन एआई से नहीं आता, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि कुंडली के प्रेडिक्शंस के लिए कैलकुलेशंस के साथ आपका तर्क बहुत ज़रूरी है। आपका अगर तर्क लेवल उसके अंदर ऐड ना किया जाए तो कुंडली के प्योर कैलकुलेशंस के साथ आप भविष्य नहीं बता सकते या उपाय नहीं निकाल सकते या किसी को गाइड नहीं कर सकते। तर्क जो है वो एआई के अंदर उतना नहीं है, उतना कि मेरे हिसाब से है कि मुझे भी नहीं पता। लेकिन एआई के थ्रू आपको ये पता चल जाए कि आपकी कुंडली क्या है, आपके कौन से ग्रह अच्छे है खराब है क्या है, लेकिन एग्जैक्टली उसको सॉल्व कैसे करना है वो अभी तक एआई में नहीं आया है। लेकिन एआई की एक बात बहुत अच्छी है कि मैं खुद यूज करता हूँ। कुंडली बनाने के लिए हम लोग हाथ से कुंडली बनाना छोड़ दिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कुंडली के जो होते हैं हम लोग 101% उसी को यूज करते हैं और वो 101% करेक्ट भी होता है। हाथ से किए हुए कैलकुलेशन हर बार कुछ ना कुछ उसमें गलत हो जाता है, 1% ना कहीं कैलकुलेशन में गलत हो जाए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशंस में एक अलग बात यह है, मैं बस व्यूअर्स के जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल मैथ्स में 0.99 के बाद 1 आ जाता है, बट एस्ट्रोलॉजी में बहुत जगह पे 0.59 के बाद 1 आता है, बहुत जगह पे 0.29 मतलब 30 के बाद 1 आ जाता है। तो उसके कैलकुलेशंस बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं जो हाथ से करने बैठने में आपको, क्योंकि आपको आदत होती है कि 100 को 1 कंसिडर करने की, तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। तो बहुत ये अच्छी है, ये टेक्नोलॉजी की हमारे ऊपर कृपा है कि जो कुंडली बनाने में पहले 2-3 घंटे लग जाते थे वो अभी सेकंड्स में आ जाता है। लेकिन रिपोर्ट आना वहाँ तक ही अभी तक तो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, उसका प्रेडिक्शन तो एस्ट्रोलॉजर को ही करना पड़ता है। आप अपनी लाइफ का जो आपका जर्नी रहा है अगर 19-20 साल का, उसमें कोई ऐसा एक इंटरेस्टिंग केस, आप नाम ना बताएं, जिसको आप जिक्र करना चाहे कि आपने ऐसा कुछ प्रेडिक्ट किया था और उसका सॉल्यूशन लिया और फिर चीज़ें सही हुई जैसा आपने बोला था, और जो सामने वाला पर्सन था वो आपको आके एक्सेप्ट करता है कि नहीं आपने ये चीज़ें बताई और मेरे जीवन ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल्स पे ही हम लोग एक 10 एपिसोड कर सकते हैं, फिर भी एक आध दो मैं जो इमीडिएटली याद आ रहा है मैं आपको बता सकता हूँ कि एक लड़की एक बार आई थी, उसकी शादी के योग के बारे में, उसकी 30 साल की उम्र हो गई थी, शादी अभी तक हुई नहीं थी, उसकी मदर नहीं थी, उसके सिर्फ फादर थे। तो उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई और पूछा कि मेरी शादी कब हो गई, और वैसे तो ये एस्ट्रोलॉजी में रूल है कि जितना पूछा जाए उतना ही बताना चाहिए। अच्छा। तो लेकिन मैंने उसको फिर भी पूछा कि आपका शादी का योग तो 4-6 महीने में ही, उसका आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई उपाय करने की ज़रूरत है। आपका शादी का योग थोड़ा लेट ही था, बस इतना ही है, लेकिन वो नेचुरली हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट मैं एक चीज़ अलग देख रहा हूँ आपकी कुंडली में कि आपके डैडी की हेल्थ से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा टेंशन लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं डैडी का कोई हेल्थ का टेंशन नहीं है, मतलब वो सब्जेक्ट उन्होंने एकदम साइडलाइन कर दिया। उन्होंने अपने करियर और बाकी सब चीज़ों के बारे में पूछा, तो नेचुरली फिर मेरे भी ध्यान से वो चीज़ हट गई और मैंने उनके बाकी सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया और वो काफ़ी सेटिस्फाई होकर वहाँ से गई। वो दिन एक संडे था। अगले संडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उनका मैसेज आया कि कुछ फ़ोन पे उनको बात करनी है या जो भी है। तो उनका फ़ोन आया, मुझे याद नहीं कि उन्होंने मैसेज पे बात की, फ़ोन पे शायद फ़ोन पे बात की थी। तो उन्होंने पूछा सर वो आप डैडी से रिलेटेड कुछ बोल रहे थे, वो एग्जैक्टली क्या था? मैंने बोला अभी मुझे याद तो नहीं, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन कुछ मुझे उनके हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, क्या हुआ? तो बोले सर मेरे डैडी गुजर गए। तो क्या होता है ना कि एस्ट्रोलॉजर्स नसीब बदल नहीं सकता, मतलब वो टॉपिक निकला भी, लेकिन शायद अगर उस पर बात भी होती तो पता नहीं कि उनकी लाइफ बढ़ता कि नहीं बढ़ता, लेकिन ये है कि शायद थोड़ी हेल्प मिल जाती।
अगर उन्होंने कुछ थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान दिया होता तो शायद कुछ चीजें थोड़ी बेटर हो सकती थी। हाँ, डॉक्टर के पास जा सकते थे या कुछ कर सकते थे, या कुछ टेस्ट पहले अगर उसको हम लोग ने डिटेल में डायग्नोसिस कुछ किया होता तो शायद वो पहले से कुछ टेस्ट करवा के कुछ जो भी कुछ शायद हो सकता था, पता नहीं वो भी हो सकता था कि नहीं, अब वो चीज़ तो हो गई। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। एक पर्सन थे, शायद 50 से ज़्यादा उम्र होगी उनकी, एक फैक्ट्री में काम करते थे। अब उनका वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा एक्सीडेंट कि ऐसे टाइम पे वो फैक्ट्री को उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उनका सारा जो देखभाल है या जो मेडिकल खर्चा है वो सारा फैक्ट्री को करना पड़ता है। तो फैक्ट्री ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया उनको, और 3-4 महीने के एक ब्रेक के बाद, छुट्टी के बाद, अब डॉक्टर ने उनको ये एडवाइस किया था कि आप अभी काम मत करिए, क्योंकि वो फैक्ट्री में जो वजन वाला काम है वो आप कर नहीं पाओगे, अभी आप काम मत करिए, बेटर है कि आप VRS वगैरह ले लो। ये डॉक्टर ने उनको सजेशन दिया था। अब VRS ले की जॉब कंटिन्यू करें, ये उनके सामने प्रॉब्लम थी। अब उनको किसी ने मेरे बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया। अब ये सही सिचुएशन है कि ऐसे टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स को पूछ लेना चाहिए कि अब हम जॉब को कंटिन्यू करें, हमारा आगे का टाइम जॉब कंटिन्यू करने के लिए बेटर है कि हमको VRS ले लेना चाहिए। तो अब जब उनकी कुंडली देखी तो मुझे सबसे पहले उनकी कुंडली में ये दिखाई दिया कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा चीटिंग होने वाला है। तो मैंने उनको अलर्ट किया कि आपके साथ कोई एक बहुत बड़ा चीटिंग कुछ होने का योग दिख रहा है। आपका हेल्थ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जॉब का मुझे आपका चांस नहीं लग रहा है। आप थोड़ा बहुत अलर्ट होकर डिसीजन लीजिए इसमें, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है वो मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे जो क्लिक हो रहा था मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने 1-2 दिन अपनी कंपनी में जाके वगैरह वापस कुछ चीज़ों को देखा, समझा, कुछ किया, फिर वापस मुझसे कनेक्ट किया। मुझे बोला कि कंपनी ने मुझे एक ऑफ़र दिया है कि आप एक काम करिए, डॉक्टर से ऐसा सर्टिफिकेट लाके दे दीजिए कि जिसमें लिखा है कि आप अभी काम करने के लिए फिट हो, तो हम आपको काम पे वापस ले सकते हैं, तो आपका पगार चालू रहेगा, लेकिन हम आपको सिर्फ नॉमिनल काम देंगे, आपको कोई ऐसा आपको तकलीफ हो ऐसा कोई काम नहीं देंगे, तो आपका भी लाइफ अच्छे से चलेगा। तो बड़े खुश हो गए थे, मुझे बोले थे मुझे कंपनी ऐसा सपोर्ट कर रही है। तो मैंने बोला शायद वो लोग चीट कर रहे हैं आपके साथ। मैंने जो देखा कुंडली में वो थोड़ा सा, अगर वो अच्छा है तो अच्छा ही है, कंपनी अगर आपको सपोर्ट करी तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे कहीं गड़बड़ लग रही है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। तो उन्होंने ऐसे इंसिडेंसेस पास्ट में किसी के साथ हुए थे, उनसे बातचीत की, तो उनको पता चला कि वो कंपनी ऐसी थी कि लोगों से मेडिकल सर्टिफिकेट लेके बाद में उनको एक्चुअल काम करने को फोर्स करती थी। जब वो काम नहीं कर पाते थे तो बोलते थे तुमने ही तो सर्टिफिकेट दिया है, तो जो उनको नुकसान भरपाई देना पड़ रहा है कंपनी को, तो कंपनी के पास प्रूफ है कि आपने ही तो मुझे सर्टिफिकेट लाके दिया कि आप फिट हो, और ऐसे करके चीटिंग हो रहा था। तो ये प्रेडिक्शन लेने की वजह से वो उस चीटिंग से बच गए और उन्होंने VRS लिया और कंपनी को उनको पैसा ही देना पड़ा, नहीं तो उनको वो पैसा भी नहीं मिलता जो नुकसान भरपाई का था, और जॉब से भी निकाल देते। तो ऐसे जगहों पे आपको एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कंसल्ट करके वो बचना चाहिए। ऐसे एग्जांपल्स है काफ़ी। सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी समय दिया, काफ़ी खुल करके बातें की, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।